मॉडल संविधान की नहीं पढ़ी याद हुआ था। ठंडी बोल के नहीं आ रहे हो, पूरा खाली खाली लग रहा है। ठंडी बोल के नहीं आ रहे हो। पॉलिटी पॉलिटी सब अब हाल है, समझ नहीं आ रहा है, इस डर से दूसरा सब्जेक्ट निकल कर सकते हैं। स्किप करें, बाद में जब पॉलिटी हो कुछ सब्जेक्ट के बिना नहीं हो पाता, हर चीज लगभग कुछ सब्जेक्ट के बिना एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे, ठीक है। उसमें इंडियन जीएस भी शामिल होता है आपके पास। भले मैं प्राथमिकता के तौर पर बोलता हूँ कि उसको नहीं पढ़ना चाहिए शुरुआत में, जब एकदम एग्जाम पास है तो नहीं है तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों वो हर किसी से नहीं बनता, और एकदम छोड़ के जाओगे तो फिर कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। और जब क्लास मिस करोगे तो पछतावा कब होगा, बाद में जब तुम किताब उठाओगे ना नहीं समझ आएगा। इतना उसका लैंग्वेज टिपिकल है, चाहे इंग्लिश मीडियम को तो इंग्लिश भी समझ नहीं आएगा, हिंदी मीडियम को तो हिंदी भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। आसान भाषा में रिलेट हो रोका वड़ा करके कोई नहीं समझाया तो भी क्लास मिस नहीं करिएगा, ठीक है। एक क्विक रीजन पुराना प्रीएम्बल देखेंगे, प्रीएम्बल में एकदम 10 मिनट में पूरा रिवाइज करा दूं। हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग भारत को एक पीएचडी बनाने के लिए क्या बनाएंगे, पीएचडी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है। और कैसा नाम दिलाने के लिए समाजवादी, और उनके समझ ना लगे तो क्या स्वतंत्रता बढ़वा विचार धर्म विश्वास की स्वतंत्रता। अच्छा, ये पूछा है कि भारत शब्द प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में, उद्देशिका में कितने बार मेंशन है, कितने बार मेंशन है बताओ तो। हम भारत के लोग या तो क्यों कितने बार मेंशन, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण 2 बार हो गया, इसका कभी भी भारत आया नहीं, ठीक है। तो भारत शब्द कितने बार आया, 2 बार, ये सब कितने बार आया, 2 बार, ठीक है। ये बनाने के लिए, और डेट आगे क्या दिया है, कब स्वीकार्य, 26 नवंबर 1950, ठीक है। फिर अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं, ये बोला था। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 से इस्पा जोड़ा गया, इस्पा, एस से समाजवादी, पी से पंथकृत, ए से एकता, देश की एकता और अखंडता, ये जोड़ा गया था, ठीक है। इसका पार्ट 1 देखे थे। अच्छा, इसी में परिचय पत्र किसने बोला, पालकी वाला ने बोला, ये मुंशी ने क्या बोला, बोला। इसकी भाषा शैली और ये प्रेरणा कहाँ से मिली, अमेरिका। पार्ट 1 क्या पढ़े, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसके राज्य क्षेत्र पढ़े थे, ये राज्य, ठीक है। उसमें आर्टिकल 1 2 3 4 1 2 3 4 पहला आर्टिकल में इंडिया क्या है वो बताया, इंडिया भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और 3 चीजें आएंगी, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी, राज्य, संघ शासित प्रदेश और अधिकृत प्रदेश, ठीक है। ये था आर्टिकल 1 में। और इस आर्टिकल 1 में भारत को किस नामों से जाना गया, भारत और इंडिया, ठीक। आर्टिकल 2 एक्सटर्नल, आर्टिकल 3 इंटरनल। एक्सटर्नल क्या, बाहर से कुछ जोड़े तो उसका प्रोसेस क्या दिया हुआ आर्टिकल 2 में। और प्रोसेस मतलब क्या, प्रोसेस की संसद कानून बना के करेगा, ना न्यायपालिका, ना संविधान, कौन, संसद, ना विधानमंडल, ठीक है, संसद बनेगा। आर्टिकल 3 में इंटरनल, अंदर ही कुछ तोड़ मरोड़ किए तो आर्टिकल 3 में था, ठीक है, आर्टिकल 3 में था। और इसका भी प्रोसेस आर्टिकल 3 मेंशन है, प्रोसेस मतलब क्या, संसद कानून बना के करेगा, ठीक है। उसके बाद इसी में जैसे आर्टिकल 3 में ये भी लिखा हुआ है कि किसी राज्य को जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो संबंधित राज्य से सलाह लेना आवश्यक है, लेकिन उसका सलाह मानना आवश्यक नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन है। आर्टिकल 4 बोलते हैं कि आर्टिकल 2 और 3 में जो अमेंडमेंट होंगे उसको 368 के तहत रखा जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, कि वो साधारण बहुमत से होती है। आर्टिकल 2 और 3 में जो होता है संसद कानून बनाकर बनता है, साधारण बहुमत से पास होता है, इसलिए आर्टिकल 368 में नहीं रखा गया। तो आर्टिकल 368 बताया भी था
संविधान में संशोधन 3 प्रकार के, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, तो साधारण बहुमत को 3 स्टेट में नहीं मानते, वो बाकी दो को मानते हैं। वो चार्ट अगर याद आ रहा होगा तो ठीक है। इसी आर्टिकल में 2 जोड़े थे, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ठीक है, 1976 में 2A को हटा दिया और उसको सिक्किम शामिल हो गया। ठीक है, इतना क्लियर था। पार्ट 2 में 5 संविधान के शुरू में नागरिकता, 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले का, 7 भारत से पाकिस्तान, 8 में मूल भारतीय मूल के व्यक्तियों का, ठीक है, 9 में नो एंट्री, 10 में बने रहना, 11 में पावर संसद के पास है। ये देखें। तो पार्ट 3 आर्टिकल 12 क्या देंगे, 12 डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन स्टेट डेफिनेशन राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्याय पुनरावलोकन। ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, वो तो सुप्रीम कोर्ट उन कानून का पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है, उसको न्याय पुनरावलोकन बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू, और हटा भी सकती है। आर्टिकल 14 से 18 हमको अभी फिलहाल वर्तमान है, शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार मिले थे, अभी 1 हट गया, 6 है। ठीक है, अभी 6, तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से देखो। पहला मौलिक अधिकार था 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में क्या था, विधि की समता और विधि का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से देश से लिया गया, ब्रिटेन। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समान संरक्षण किसे, अमेरिका। संरक्षण कौन करेगा, प्रोटेक्शन कौन करेगा, अमेरिका। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म जज के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, धर्म जज के आधार पर आर्टिकल 15(1) बोलता है। आर्टिकल 15(2) क्या बोलता है कि राज्य कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर सभी के खुले रहेंगे, कहीं किसी के लिए पाबंदी नहीं रहेगी, कोई भेदभाव नहीं रहेगा सार्वजनिक। 15(2) ये बोलता है। 15(3) बोलता है राज्य चाहे तो महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(4) एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करता है। 15(5) हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करता है। 15(6) ईडब्ल्यूसी को रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल 16 क्या, रोजगार के समान अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, और उसमें किससे भेदभाव नहीं, 16(1) में क्या बोला, धर्म जज और ओरिजिन एंड रेसिडेंस। ठीक है, फिर आर्टिकल 16(3) में ये बोला है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। आर्टिकल 16(4) नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, एससी से जो मिला है। ठीक है, फिर 16(6) में 10% ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला उसकी बात करता है। 17 खतरा अनटचेबिलिटी छुआछूत। ठीक है, और उसी का आधार बनाकर कौन सा नियम है, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत, जिसमें अपवाद क्या है, डॉक्टर की उपाधि और सेना संबंधी उपाधि। आर्टिकल 19 से 22 दूसरा आर्टिकल पर स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, दूसरा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 19 में था वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बोला जाता है नॉर्मली। ठीक है, उसको 19 में और डिवीजन देखो फर्दर, तो 19(1), 19(2), 19(3), 4, 5, 6 था। फिर 19(1) में भी 19(1) ए बी सी डी ई एफ। 19 आर्टिकल 19 में क्या बोला गया, 19(1) ए में 19 तो वाक स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 19(1) ए में बोला है भाषण एवं व्यक्ति स्वतंत्रता, मैन पार्टी बनाए, भाषण दिया, विचार व्यक्त किया। ठीक है, फिर क्या, सम्मेलन, बैठक व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन कैसे, बिना हथियार के। ठीक है, तो ही मैंने बोला जो सिख धर्म जो कृपाण धर्म करते हैं, तो इसका अपवाद ना के आर्टिकल 25 का पालन है। ठीक है, सी में क्या था फिर, ठीक है, ग्रुप बना, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) सी में, 19(1) डी में फिर घूमने जाओगे, घूमने की स्वतंत्रता है। ठीक है, 19(1) ई में बसने की स्वतंत्रता, पसंद आ गया बस गए, और व्यापार करने की स्वतंत्रता ऐसे। फिर 19(2) से 6 तक उसके रोक लगाने का प्रावधान है। ठीक है, किस किस बेसिस पे न्यायालय को मानना कि किसी दूसरे देश से संबंध खराब हुआ। ठीक है, और क्या क्या था, पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसे कुछ कौन से और क्या मेरे को याद नहीं आ रहा, इतना ही ध्यान आ रहा है। 19 में ये देखिए, 20 में क्या, 2 सिद्धि संबंधी संरक्षण, और 20(1), 20(2), 20(3). ठीक है, 20(1) में क्या था, जिस टाइम क्राइम करेगा उसी टाइम मिलेगी सजा लागू होगा। 20(2) क्या बोलता है, एक क्राइम करने के बाद सजा, राजीव गांधी वाला एग्जांपल देना। 20(3) क्या होता है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बात नहीं कर सके। ठीक है, खुद के खिलाफ बात देना मतलब जो टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट, ब्रेन टेस्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन उसके अपवाद थे, कौन अपवाद थे, जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध किए हैं, वो सब उसके अपवाद थे। ठीक है, 20 खत्म हुआ। 21 में क्या होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ।
प्राणी एवं देख स्वतंत्रता। अच्छा, प्राणी एवं देख स्वतंत्रता, ठीक। प्राणी एवं देख स्वतंत्रता में बहुत सारी चीज, जीने का अधिकार, जीने के लिए चाहे आपको शुद्ध पानी चाहिए, खाना चाहिए, वातावरण चाहिए, जो चाहिए सब मिलेगा। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार भी किसमें आता है? आर्टिकल 21 में। एवं प्राणी एवं देख स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ विदेश जाने का अधिकार वो 19(1) कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार था 19(1) में, तो विदेश जाने का अधिकार 19(1) में आएगा कि आर्टिकल 21 में आएगा? बताओ क्यों 21 में आएगा जब घूमने फिरने का 19(1) में बता दो। वो फ्रीडम है जीने की, वो भी बाहर, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो सकता है 19(1) में शामिल है। एक शायद क्वेश्चन था, मैं गलती कर दिया था पढ़ने के बाद, शायद पीएससी में पूछा था, ध्यान नहीं। ये जो घूमने फिरने की स्वतंत्रता है वो 19(1) में जरूर दिया है, लेकिन विदेश घूमने, विदेश जाने के अधिकार 19(1) में नहीं है। वो भारत देश के अंदर घूमने की स्वतंत्रता था। 19(1) है ना, भारत के अंदर कहीं भी घूम सकते हो, भारत के अंदर बस सकते हो। ये जो संविधान आपको अधिकार दे रहा है वो भारत देश का ही संविधान है ना, तो भारत देश के लिए देगा। कहीं भी बस सकते हो, थोड़ी ना भाई अपने भारत देश में अमेरिका में जाकर बसते हैं, ऐसा थोड़ी। भारत देश के लिए घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। कौन? 19(1), ठीक है। लेकिन विदेश जाने का अधिकार घूमने फिरने वाला नहीं है, कहीं भी घूमने के लिए जाने का नहीं। वो आर्टिकल 21 में था। 21 में क्यों था? क्योंकि मेनका गांधी का पासपोर्ट जब कर लिया गया था, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाँ भाई, अगर किसी को विदेश जाने से रोका जा रहा मतलब उसका जीने का अधिकार चला जा रहा है। हो सकता है यहाँ के लोग पसंद नहीं आ रहे, एनवायरमेंट पसंद नहीं आ रहे, यहाँ नहीं डील कर पा रहे लोगों से, ठीक है। तो 21 में भी क्या शामिल है? विदेश घूमने का अधिकार। 21 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 86वें संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत क्या प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी इन लोगों का भी राइट है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ आर्टिकल 21(a), इसको बाद में जोड़ा गया। फिर आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या बोलता है? गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण। उसमें भी 3 पॉइंट है, 21, 22, 22(1), 22(2), 22(3). 22(1) बोलता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया तो आपको कारण बताया जाएगा, ठीक है, कारण जानने का अधिकार है। उसी में बोलते हैं कि विधिक सहायता का भी अधिकार है, लीगल एड, मतलब तुरंत आप वकील वगैरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 20(1) ये बोला। 22(2) क्या बोलता है? 22(2) ये बोलता है कि सॉरी 22(2) ये बोलता है, क्या बोलता है 22(2)? 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के अंदर पेश करना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या शामिल होगा? आने जाने का। वो 22(3) क्या होता है? अपवाद था। क्या था अपवाद? 22(3) ये बोलते हैं, एक तो हाँ डिटेंटिव लॉ के तहत जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब वो शायद टेररिस्ट में बताया था, जो लगता है कि भाई ये कर सकते हैं क्राइम, उनको अंदर कर लिए। और उसमें एक और है कि हाँ पहले उठा ली, पहले नजर बंद कर देते बोलते हैं। और उसमें एक ये भी है कि किसी दुश्मन देश, जैसे किसी से युद्ध हो जाता है ना किसी देश से, फिर वो दुश्मन देश हो जाता है, एनिमी कंट्री, ठीक है। तो उनके किसी नागरिक को गिरफ्तार करेंगे तो उनके लिए भी लागू नहीं होगा। ये 22(3) बोलते हैं, ठीक। फिर 22 के बाद 23 और 24। 23 क्या था? वो बलाश्रम है ना, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार था, उसमें बलाश्रम ये सब नहीं होगा। और 24 में क्या बोला था? 14 साल के कम बच्चों को किसी भी प्रकार से, पहले था कि भाई कारखानों में और जोखिम भरे जो भी उद्योग है वहाँ नहीं, उद्योग अभी का कानून बोलता है कि किसी के लिए किसी काम में भी 14 साल के बच्चों को नहीं डालेंगे। आर्टिकल 25 बोलता है, आर्टिकल 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, राइट टू रिलीजन, ठीक है। यहाँ पे रिलीजियस एंड कल्चरल राइट मिलते हैं आपको, रिलीजियस एंड कल्चरल राइट, धार्मिक और सांस्कृतिक, ठीक है, धार्मिक राइट टू फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। 25 से 28। 25 में क्या बात दिया है? 4 बात दी है कि भाई धर्म के अनुरूप किसी भी अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हो, ठीक है। अब अपना फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी मिला, अंतःकरण की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या? अपने विवेक अनुसार कुछ भी सही गलत का निर्णय लेना, अंतःकरण बोला जाता है, ठीक है, वो है। और प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये सारी बात किस में दी गई? आर्टिकल 25 में। इसी के तहत वो सरदार लोग जो तलवार लेके घूमते वो शामिल है। 26 क्या बोलता है? अच्छा 25 में 4 बात थी, एक प्रचार प्रसार करना, ठीक है, और अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तीसरा क्या बोला? इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट करना 26 में। कोई भी
प्रॉपर्टी रख सकते हो, ठीक है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ये भी शामिल है, एक और जो पॉइंट होता है बिल्कुल के ऐसे 4 शामिल होते हैं, ठीक है। अंतःकरण, आचरण, ठीक है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो, ठीक। इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि मैनेजमेंट कर सकते हो, बना तो लिए मैनेजमेंट करने का भी अधिकार है, आर्टिकल 26 में होता है। आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि कोई भी किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्य टैक्स नहीं लेगा, ठीक है, किसी भी एक धर्म को बढ़ाने के लिए। आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 क्या था? सरकारी गैर सरकारी में मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। उसमें दर्शन वगैरह नहीं शामिल होती है, बताया था। और फिर भी इसमें वाद हुए कई सारे, वंदे मातरम और ये जनगण मन को लागू करने के लिए वंदे मातरम कौन लागू किया था? तमिलनाडु। जनगण मन कौन लागू किया? यूपी की सरकार, ठीक है, इतना क्लियर। ये हो गया आर्टिकल 28। आर्टिकल 29 और 30 है, ये खास करके अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए। जब क्या है, जब संविधान सभा बन रही थी तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ इंडिया में आए थे। इंडिया में बहुत सारे मतलब गैर हिंदू लोग भी थे, मतलब मेजोरिटी हिंदू थे लगभग 70-80%। फिर बाकी दूसरे समुदाय के भी थे, सिख थे, मुस्लिम थे, बौद्ध थे, जैन थे, सब अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। पर्शियन थे, फारसी थे, एंग्लो इंडियन थे, ये सब कहीं ना कहीं हिंदू नहीं है, मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटीज में आते हैं। तो अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार मिला है, आर्टिकल 19 और 30 बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 19 और 30 बात करता है अल्पसंख्यकों के अधिकार। आर्टिकल 29 बोलता है कल्चरल एजुकेशनल राइट, ठीक है। उसमें आर्टिकल में सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा और इस संदर्भ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 29 ये बोलता है। आर्टिकल 30 बोलता है सभी अल्पसंख्यकों को न केवल अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने बल्कि उसका प्रबंधन करने का भी अधिकार होगा। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, अभी देखो संविधान सभा में मुद्दा उठा, ठीक है, कि यार इतने अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, उनके भी हितों की रक्षा नहीं की जाएगी, तो बोले कि नहीं, उनके भी हितों की रक्षा की जाएगी। आर्टिकल 29 और 30 के माध्यम से आर्टिकल 19-30 में प्रावधान किया गया कि वो अपने संस्कृति, लिपि और उनके जो अपने कल्चर है, रीति रिवाज है, वो सबका पालन कर सकते हैं, ठीक है। उनको स्वतंत्रता मिली हुई, कोई भी अल्पसंख्यक को रोकेगा नहीं, ये आर्टिकल 29 बोलता है। आर्टिकल 30 बोलता है कि उसका मैनेजमेंट भी करने का अधिकार है, ठीक है, मैनेजमेंट करने का अधिकार है, मैनेजमेंट प्रबंधन करना, संस्थान, इंस्टीट्यूशन स्थापित करना, ठीक है। आर्टिकल 30 में जो मदरसा वाला एक पॉइंट आता है, जैसे एक राइट टू एजुकेशन आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, वो एक्ट 2009 में आया लेकिन लागू हुआ 2010 में। राइट टू एजुकेशन आरटीई बोलते हैं, जैसे आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार, वैसे आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट था 2009 का, लागू हुआ 2010 में, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। उसने क्या बोला कि कोई भी चाहे सरकारी स्कूल हो, सरकारी संस्थान हो, शिक्षण संस्थान या गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हो, 25% रिजर्वेशन किसको मिलेगा? इकोनॉमिक, जो पिछड़े इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए 25% रिजर्वेशन है, ठीक। तो लेकिन ये चीज लागू नहीं होता किसमें? मदरसा के लिए, ठीक है। मदरसा में 25% वाला सिस्टम लागू नहीं हुआ, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ये क्लियर हो, ये खत्म हो गया आपका। एक 14 से 18 एक संवैधानिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार, 19 से 22 दूसरा, 23 से 24 तीसरा, 25 से 28 चौथा, 29 से 30 पांचवा, ठीक है। 31वां आर्टिकल क्या था? संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। आर्टिकल 30 तक देखें, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था जो हट गया है, ठीक है, अभी हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? इस प्रकार से हमारे पास ये 6वां अधिकार पढ़ते और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, ठीक। तो टोटल 7 आर्टिकल हुए, इसमें से ये 31वां वाला आर्टिकल हटा दिया। ये था संपत्ति का अधिकार, मतलब अगर आपकी संपत्ति भी छीनी जाती है आप संवैधानिक तौर पे लड़ सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या बताया मैंने, बोला जैसे कुछ रोड बना है, आपकी संपत्ति छीनी जाएगी, अब उसके लिए अब उसको संपत्ति के मौलिक अधिकार में शामिल है, तो कई सारे कंस्ट्रक्शन करने थे, फिर उसके लिए क्या है, कुछ सेक्रीफाइस 100 लोगों के भले के लिए अगर 2 लोग अगर सेक्रीफाइस हो रहे हैं तो वो सेक्रीफाइस जायज है ना। सभी को खुश नहीं रखा जा सकता है, आप भी जान रहे हो, कोई भी सरकार आ जाए सभी खुश नहीं रह सकती, कोई ना कोई दुखी रहेगा, ठीक है। इवन लोग भगवान से दुखी रहते हैं, तो इंसान तो थोड़ी तो हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है। तो समय अगर किसी एक बीच से रोड जा रहा है, उसमें अगर 4-5 घर उजड़ जा रहे हैं, ठीक है, उससे लेकिन हजारों लोगों, लाखों लोगों का बेनिफिट हो रहा है, तो वो सेक्रीफाइस जायज है। लेकिन अगर वो जो संविधान का ज्ञाता है वो तो चल देगा, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बचाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो आर्टिकल 31 को ही हटा दिए गए। अब आर्टिकल 31 को हटा के उसको आर्टिकल
300 ए में डाला गया है। 300 ए भाग 12, जैसे भाग 1 भाग 2 भाग 3 पढ़ रहे हैं ना, वैसे भाग 12 में डाला गया है। पार्ट 12। अच्छा, ये पार्ट 1 2 3 ऐसे ही लिखा रहता ना, पार्ट 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है। ये पार्ट 12 में डाला गया है, ठीक है। 300 कैपिटल ए मतलब बाद में संशोधन करके। तो अब ये इसका क्या महत्व, एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल में डाल दिए, संविधान में तो यह है, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार ना हो कि एक विधिक अधिकार है, ठीक है। फंडामेंटल राइट ना हो कि एक लीगल राइट है। कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन मौलिक अधिकार बोल के सीधा सुप्रीम कोर्ट चल दिए, वहाँ एकदम मनवा ली बात, ऐसा नहीं है। इसके लिए याचिका जारी नहीं की जा सकती, ठीक। ये क्लियर, याचिका रिट बोलते हैं, अभी आगे आएगा तो समझ आएगा क्यों याचिका जारी नहीं की जाती है और क्यों इसको यहाँ से मौलिक अधिकार से हटा के उधर शिफ्ट किया गया, ठीक। एक लेन अब आर्टिकल 32 आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इंग्लिश में नहीं, वो उपचार वाला ट्रीटमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब आर्टिकल 32 क्या होता है? आर्टिकल 32 ये बोलता है कि जो इससे पहले 5 संवैधानिक मौलिक अधिकार जो बताए गए संविधान में, कौन सा, राइट टू क्वालिटी 14 से 18, 19 से 22, 23 24, 25 से 28, 29 30, जो 5 अधिकार बताए गए, इन 5 अधिकार में से किसी भी अधिकार का अगर हनन होता है, वोलेशन होता है, ठीक है, तो आर्टिकल 32 से प्रावधान करता है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी कर सकता है, ठीक है। इन 5 अधिकारों का सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा? 6वां अधिकार। 5वां अधिकार का सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा? 6वां अधिकार, कि ये इधर कुछ हुआ तो इधर है, यहाँ से याचिका जारी की जा सकती है, तो न्यायालय याचिका जारी कर सकता है, ठीक है। नोट्स में देखोगे तो कुछ बातें मिलेंगी, 31 से 31 भी, 31 सी, और जब मैं डीपीएसपी पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो यहाँ पे डीपीएसपी नहीं बताऊँ आगे वाला पार्ट, तो फिर वो समझ नहीं आएगा। उससे अच्छा कि मैं इसको गैप देके जब डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो उससे कनेक्ट करके बताऊंगा, तो वहाँ ज़्यादा समझ आएगा, वहाँ पे इस चीज़ को गैप कर दूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में क्या बोला कि पीछे दिए गए 5 अधिकारों की सुरक्षा करेगा कौन? 6वां अधिकार, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए 5 रिट जारी कर सकता है, याचिका जारी कर सकता है। अब ये क्या जारी है इसको बस समझना। जैसे किसी प्रकार का एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। अब ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश नहीं, लैटिन वर्ड है हैबियस कॉर्पस। उसका मतलब समझना होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में आएगा, इंग्लिश में मिलेगा हैबियस कॉर्पस, ठीक है। एक आता है परमादेश, ऑर्डिनेंस में मिलता है, ठीक है। एक होता है उत्प्रेषण, एक होता है प्रतिषेध, एक होता है अधिकार परीक्षा। अब क्या होता है इसका मतलब देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत कीजिए, सशरीर प्रस्तुत कीजिए। सपोज किसी भी कुछ गिरफ्तार कर लिए, उसका वॉल्यूशन इधर हुआ, गिरफ्तार के लिए कारण नहीं बता रहा है, एक्सेट्रा, तो याचिका जारी कर सकता है कोर्ट, क्या कि भाई हैबियस कॉर्पस जारी कर दिया तो उसको सशरीर प्रस्तुत कीजिए, ठीक। ये याचिका कब जारी की जाती है? किसी प्रकार के व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक याचिका जारी की जाती है, हैबियस कॉर्पस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, शाब्दिक अर्थ भी पूछता है तो याद मालूम रहना चाहिए आपको, सशरीर प्रस्तुत कीजिए, पूरा फुल बॉडी, पूरा फुल बॉडी के साथ उसको पेश किया जाए। किसी भी गिरफ्तार कर लिया तो इधर पीछे आर्टिकल का हनन हुआ कि नहीं, अवैध रूप से, इलीगल रूप से, तो ये जारी कर सकता है, उसको लगा कि अधिकार का हनन हुआ, ठीक है। फिर दूसरा आता है परमादेश, मैंडामस बोलते हैं, ऑर्डिनेंस नहीं, मैंडामस, परमादेश। इसका होता है कि हम आदेश देते हैं। अब कोई भी संस्थान है, आपका कोई बात नहीं मान रही, संस्थान उसको करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा है। सपोज अब मैं किसी इंस्टीट्यूशन में बैठा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ, उससे किसी का अधिकार छीन जा रहा है, उससे किसी का मौलिक अधिकार छीन सकता है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा, तो मेरे लिए एक आदेश निकलेगा, परमादेश, मैंडामस। उसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, आदेश देगा कि कर, नहीं तो ठीक है। वी कमांड, हम आदेश देते हैं, वी कमांड,
ये होता है उसका मतलब परमादेश, परम आदेश। ये सुप्रीम है, इसके बाद कुछ नहीं है। आदेश देते हैं क्या कि मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रोहिबिशन, जो हमेशा प्रोहिबिशन और सर्सियोरी इंग्लिश में बोला जाता है सर, ये इसको पहले सर्टियोरी बोलता था, सर्सियोरी प्रोनाउंस किया जाता है, सर्सियोरी। एक होता है प्रतिषेध प्रोहिबिशन और एक होता है उत्प्रेषण सर्सियोरी। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। दोनों में बस एक चीज मैं रिलेट किया हूं, एक होता है प्रतिषेध, धूम्रपान निषेध है, प्रतिषेध है मतलब क्या, प्रोहिबिटेड है, मना करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। और एक होता है सर्सियोरी, सर्सियोरी उत्प्रेषण। प्रतिषेध मतलब क्या, रोक लगाना। सपोज बहुत सारे कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट है अलग अलग प्रकार के, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ये जारी कर सकता है, किस केस में जारी करेगा, कोई काम आपके अधिकार से बाहर है, जैसे कोई भी कोर्ट बोल रहा है या कोई भी संस्था से उसके अधिकार से बाहर है काम, फिर भी वो काम कर रही है, तो एक प्रोहिबिशन वाला ये जारी करेगा, प्रतिषेध जारी करेगा ठीक है। अब बोलेगा कि भाई रुक जाओ, ये तुम्हारे दायरे से बाहर है, ठीक है, तुम्हारी सीमा से बाहर है, इसको रोक लगाओ, ये होता है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। उत्प्रेषण भी ठीक है, ये सेम टू सेम सेंटेंस उसमें भी मिलेगा कि रोक लगा देंगे, लेकिन उत्प्रेषण से ना ऊपर, उत्प्रेषण से ऊपर, वो काम तुम्हारे अधिकार से बाहर है और भाई ये मेरे अधिकार में आता है, ऊपर बुला लिया। ये खास करके हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई कोर्ट को हो गया, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को, ऊपर वाले कोर्ट को के द्वारा नीचे वाले कोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक है। उत्प्रेषण से ऊपर बुला लेना याद रखना, दोनों का मतलब ये रोक लगा लेना कि अधिकार से बाहर है, तुम्हारे अधिकार में ये चीज है नहीं। किसी ने समझ लो फांसी की सजा दे दी, कई कोर्ट में फांसी की सजा रख ले, कहीं और है, तो ये भाई तुम्हारे अधिकार से बाहर है, कैसे दे दिए, इधर ये वाले मामले को ऊपर भेजो, तो होता है सर्सियोरी उत्प्रेषण। इतना मेरे को ही समझ आया, इतना आपको भी समझा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। प्रतिषेध और उत्प्रेषण। एक और है लास्ट, अधिकार की इच्छा, को वारंटो, को वारंटो, अधिकार की इच्छा। शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, इच्छा, अधिकार की इच्छा, शब्द होता है किस अधिकार से। सपोज कोई भी किसी ऐसे जगह ऐसा पोजीशन में बैठ गया, ऐसे पद पर बैठ गया, गलत तरीके से बैठ गया, अवैध रूप से बैठ गया, उससे किसी का अधिकार कानून हो जाता है। सपोज एक उदाहरण दे रहा हूँ, नौकरी पाने का अवसर है, तो इसे घूस वूस दिला के मालूम चल गया, भाई वहाँ किसी न किसी का अधिकार हुआ, रोजगार के समान अवसर का जो मिलना था, समान अवसर कहाँ मिला, हो तो कोई पैसा दे के लग गया, तो मालूम चल गया, उससे किसी न किसी का अधिकार कानून हो रहा है। पीछे दिए गए 5 अधिकार में से एक अधिकार कानून हो गया, ठीक है। दोनों के अंदर छठवां अधिकार इसका रक्षा करता है, वो कहाँ चले जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट पर जा सकते हो। मौलिक अधिकार कहीं भी हनन हुआ, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जैसे वो राइट टू प्राइवेसी, कहीं कोई दबिश दिया और आप पकड़ा गए, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपकी प्राइवेसी भंग कर दी, ठीक है, उसके भी अपने अपने नियम है, ठीक है। तो क्या ये बोलेगा अधिकार पीछे में, मतलब जॉब छीन गया आपका, आपके जगह कोई और बैठ गया, या कोई भी हो सकता था, किसी न किसी का अधिकार छीना, वो चले जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक जारी करेगा याचिका, याचिका बोलते हैं WRIT, को वारंट, वो पूछेगा किस अधिकार से, एक आदेश जारी करेगा किस अधिकार से तुम यहाँ बैठे हो, जस्टिफाई करो, ठीक है। तो ये भी बचाव करता है पुराने जितने 5 जो बड़े अधिकारों का, ठीक, मौलिक अधिकार। ये हुआ आपका फंडामेंटल राइट, खत्म हुआ ये आर्टिकल 32 तक देखें। अब इसमें हर चीज में सुप्रीम कोर्ट बड़ा, हाई कोर्ट छोटा है, ठीक, लेकिन मैं बता रहा हूँ पॉइंट देखना, मौलिक अधिकार के संबंध में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की दृष्टि से देखा जाए, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए, फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है। पूछे कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है, पूछे किसके पास ज्यादा पावर है, हाई कोर्ट के पास है। ये बस एक्सेप्शन है, पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर है, हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। कैसे ज्यादा पावर है, 2 डिफरेंस। एक तो पहला संख्या, मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 याचिका जारी कर सकती है, रिट, एक प्रकार से ऑर्डर समझ लो, ठीक है, जिसको मानना पड़ेगा, कोई उसको नहीं ला सकता। 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकती है, 5 टाइप्स ऑफ रिट। लेकिन हाई कोर्ट 6 जारी कर सकता है। छठवां क्या आता है, इंटरजेक्शन, इंजेक्शन हिंदी में बोलते हैं इंजेक्शन, नहीं कहो इंजेक्शन, ये
नहीं मिल रहा है हिंदी, इंजेक्शन को इंजेक्शन ही करना, ठीक। इंटरिम रिलीफ, इसका और मतलब है इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत, ठीक है। इंटरिम रिलीफ, अंतरिम अंतिम अंतरिम तो बोलते हैं, क्या होता है अंतरिम मतलब? हाँ? तो ये हाई कोर्ट जारी करता है, अब क्या है उतना भी डिटेल में नहीं मालूम मेरे को, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ा था, पढ़ लिया, इसको नहीं पढ़ना था छोड़ दिया, ठीक है। कारण क्यों? कारण क्या? क्योंकि ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ना है, अंक अर्जित करने के लिए पढ़ना है। ये सब पढ़ के किसी क्या लिखा है इसका? का निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा, हाँ। इंजेक्शन का, इंजेक्शन। ठीक है। निषेध, उससे अच्छा इंजेक्शन ही था, ठीक। तो किसी कोर्ट केस लड़ने थोड़ी ना जितना मालूम था, जितना जरूरी था उतना बता दिया, इतना ही आपको भी पढ़ना है, ठीक। मतलब वही मनाही होता है। अच्छा, ठीक है। पहला मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 याचिका जारी कर सकता है, हाई कोर्ट 6। इस प्रकार से हाई कोर्ट पावरफुल हुआ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट याचिका तभी जारी कर सकता है जब मौलिक अधिकारों का हनन हो, लेकिन हाई कोर्ट याचिका तब जारी कर सकता है 2 किस्में, जब मौलिक अधिकारों का हनन हो तब भी कर सकता है, और विधिक अधिकारों का, उनके कानून अधिकारों का भी हनन हो तब भी कर सकता है। बस ये डिफरेंस याद रखना। तो हाई कोर्ट को ज्यादा पावर मिला है, वो नोट्स में मिला है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। आर्टिकल 32 तक समापन, ठीक है। अब इसमें और डीप क्या पूछेगा, ये सब देखो, कई चीज क्या प्रैक्टिकल में देखने जैसे ये सर्सरी प्रोहिबिशन का केस है। अब कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दिया था, लेकिन जैसे लॉ वगैरह पढ़ोगे ना, लॉ एलएलबी करो, जैसे वो नमन प्रभु करते थे, वो कुछ एग्जांपल दिखा रहे थे, उन लोग में केस स्टडी दिया रहता है। लॉ पढ़ते हैं वो केस स्टडी उतना एग्जांपल, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से उतना एग्जांपल ऑफ से कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो केस स्टडी के ना रहते, क्या प्रैक्टिकल केसेस में कैसे होता है वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ जो नियम कानून किताब में दिए वही चीज, बाकी वो सब केस स्टडी दिया रहता है। ये मामले में ऐसा हुआ तो उसको प्रोहिबिशन भी दिए, जारी कर दिए, फॉर्मल जारी कर दिए, तो जितना मालूम उतना बता दिया, ठीक। अब इसमें डीप और क्या पढ़ना होता है, लक्ष्मीकांत में देखा, जैसे ये परमादेश जारी करता है, ठीक है, सर्च्योरी, प्रोहिबिशन, कोवारंटो, ये सारी चीजें, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए, प्राइवेट के लिए, कि किसी कंपनी के लिए, कि पब्लिक के लिए, सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, किसके लिए, किसी जीवित वस्तु के लिए कि निर्जीव वस्तु के लिए, जैसे कोई बॉडी है, नॉन लिविंग बॉडी, किसके लिए, ये सारे डिटेल्स दिए हैं, किसके किसके लिए जारी कर सकते हैं। ये लक्ष्मीकांत में एडिशनल पॉइंट मिलेगा, लेकिन अभी मेरे को नहीं लगता कि उतना डीप जाना चाहिए, इतना बता दिया। अब जब ये याद होगा, एक बार जब दोबारा फिर से पढ़ेंगे इसको, तब उसमें बस ऐड करते जाएंगे, ठीक। यहाँ पे मैं नोट्स में भी नहीं लिखा हूँ, अलग से पॉइंट्स ऐड करते जाइएगा, ठीक। ये सब पॉइंट क्या वो बताया, यूपीएससी का टेस्ट सीरीज खरीदा था, उसमें सॉल्व करता था तो क्वेश्चन मिलता था, ऐसा लगा कि बहुत पढ़ लिए, लेकिन वहाँ देखे ना आए, आगे कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है। तो वो सब पॉइंट्स नोट कर रखा हूँ अलग से, उसको एक बार और वापस गो थ्रू करेंगे तब देखेंगे, ठीक। ये वो आर्टिकल 32, इतना समापन। अब बताओ, चलिए बोलने की आज़ादी है, ठीक, उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि भाई किसी भी गाली नहीं दे सकते, मतलब पब्लिक ऑर्डर, किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब आधार था, ठीक। एकता और अखंडता भंग नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 19 2 से 6 था, एक पॉइंट आउट, तो ठीक है। जैसे कोई आर्मी वाला है ना, आर्मी मैन है, पुलिस में है, वो बोला कि ठीक है, भाषा में व्यक्ति स्वतंत्रता मिला है, बोल दिया मैं गाली नहीं दूंगा, एकता और अखंडता नहीं टूटेगी, लेकिन यहाँ के जो कुछ कोड थे, गुप्त कोड, उसको बता दिया, क्यों, मेरे तो भाषा में व्यक्ति स्वतंत्रता है, बोला ना भाषा नियमों को व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, बोल सकता हूँ, बता दिया दूसरे सैनिक को, दूसरे देश के सैनिक को, तो भाई देश पे खतरा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 33 जो सैन्य बल है, फोर्स, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन करता है, पुलिस। तो जो फोर्स है, आर्मी है, किसी भी प्रकार का फोर्स हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का फोर्स हो, आर्मी, नेवी, वायुयान वाले जो होते हैं, ठीक है, जितने भी कमांडो होते हैं, किसी के लिए भी, जो सैनिक है, पुलिस है, इन लोगों का जो अधिकार है, संसद, कौन बोल रहा हूँ, संसद, पार्लियामेंट कानून बनाकर इनके अधिकारों को रोक सकती, कम कर सकती है, ठीक है। क्यों जरूरी है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो बोल देगा तो सब समापन, ठीक है। तो आर्टिकल 33 का मतलब सैन्य बल, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग, मतलब पुलिस तथा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब राव आईबी सब है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, राव का क्या था, क्या है, इंटेलिजेंस विंग ऐसा कुछ है, एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राव,
और अभी ये सब के लोग हैं, वो बोले मैं भी देश का नागरिक हूँ, मेरे को ये अधिकार मिले हुए करके कुछ खुफिया जानकारी दे दिया उधर, तो समापन हो गया। ठीक, तो ये बोला कि इंटेलिजेंस में कार्य करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है। कौन करेगा? संसद। ठीक, अब जानते हैं जम्मू कश्मीर में ज्यादातर मार्शल लॉ सैनिक कानून, और किसी कोई कानून नहीं, सेना हर चीज कौन कंट्रोल करेगा? सेना, उसको बोलते हैं मार्शल लॉ, सैन्य कानून, मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ लगा, बहुत सारे अधिकार आपके छीन जाते हैं, जो जितने भी आर्टिकल है ना 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, बहुत सारे आर्टिकल छीन जाते हैं। ठीक है, ज्यादा हो वाला नहीं, शांत रहना है, ऐसा है। ठीक है, तो आर्टिकल छीन जाता है। अब वो उनके मौलिक अधिकार छीन गए किसके तहत? मार्शल लॉ के। मार्शल लॉ लगा, सैनिक कानून लगा, बहुत सारे अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, तो उसको क्षतिपूर्ति मिल जाएगा या दिया जा सकता है, वो भी किसके माध्यम से? संसद कानून आके दे सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? यदि हमारे मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार का नुकसान सैन्य शासन, ठीक है, मार्शल लॉ में स्थापित हुआ है, तो उनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। कैसे की जाएगी? संसद के द्वारा कानून बनाकर, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर। ठीक है, ये क्लियर। 33 क्या था? ये जो जितने भी सेना के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, इनके अधिकारों में कटौती की जा सकती है, संसद कानून बना के कर सकती है। 34 में क्या था? मार्शल लॉ लगा और नागरिक का अधिकार छीन गया, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान बना सकती है, कानून बनाकर कौन? संसद करेगी काम। इतना क्लियर? 33 और 34। अब आर्टिकल 35 में संसद के बारे में बताया, सबसे ज्यादा लास्ट आर्टिकल क्या होता है? संसद ये करेगा, संसद के बारे में पावर दे दिया जाता है लास्ट में। कुछ भी चेंजेस लाने हैं तो कुछ भी इससे रिलेटेड पावर किसके पास है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 35 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 32 देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार। 33 देखे, सेना के लोग का अधिकार में हनन कर सकते हैं, मतलब छीन सकते हैं उनका या कम कर सकते हैं, कानून बनाकर करेगी संसद। मार्शल लॉ, सैन्य शासन के तहत अगर किसी को नुकसान हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति भी की जा सकती है। आर्टिकल 35 क्या है? पूरी की पूरी पावर संसद के पास है, संसद कर सकती है। संसद क्या क्या कर सकती है? पूरा रिपीटेशन हो गया शुरू से लेके आगे तक। जैसे आर्टिकल 16(3) बताया था, राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। 16(3) बताया था, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। कैसे करेगी? संसद कानून बना के करेगी, ना कि राज्य विधानसभा। जैसे तमिलनाडु में अगर 69% रिजर्वेशन है, 69 में रिजर्वेशन है, तो वो तो उसका, कर्नाटक में जैसे रिजर्वेशन है, ठीक, कर्नाटक में अगर 100% रिजर्वेशन है किसी क्षेत्र के लिए, पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, 371(j) में विशेष प्रावधान मिले उसको। अब वो कर्नाटक राज्य नहीं करेगा, देश की संसद करेगी। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट करेंगे, ना कि वहां कर्नाटक की विधानसभा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 35 में दिया, पूरे संसद के पावर दिए गए। ठीक है, जैसे 16(3) बोला, फिर ये 33 में भी तो दिया हुआ है क्या? संसद करेगी। 34 में भी दिया क्या? संसद क्षतिपूर्ति करेगी कानून बना के। तो 33, 34 सारे पॉइंट दिए आर्टिकल 35 में। उसके बाद अनुच्छेद 35, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को होगा, अन्य विधानमंडल को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, संसद ही बनेगा पूरे 35 में। क्या और है? ये सब काम कौन करेगा? संसद करेगा, कोई विधानमंडल के पास कुछ और नहीं है। ये होता है आपका मौलिक अधिकार खत्म। और मौलिक अधिकार काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। सीजी वाकम के लिए अगर कुछ करने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, पॉलिटी की किताब तो देखो ये कितनी मोटी है, वो तभी नया एडिशन में और थोड़ा जुड़ जाएगा। और वो मोटी किताब में भी फॉन्ट इतने छोटे छोटे, एकदम बारीक बारीक, मतलब, और इतनी मोटी किताब में समझो, फॉन्ट बड़ा रहता है ना तो जल्दी खत्म हो जाता है, और छोटा 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 दे दिए, बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। उतना पढ़ने जाओगे तो स्वर्ग से जा जाओगे। सर, तो एग्जाम के लास्ट टाइम मतलब का रिवीजन कैसे करना चाहिए? वो नोट जो दिया हो ना उसको पढ़ लेना, रीड मार लेना, या एकदम एक शॉर्ट नोट्स बनाना। उसमें अभी आर्टिकल 1 से लेके कहाँ तक बताया, पूरा भी जहाँ तक भी खत्म किया ना, उसको चाहूँ तो अभी बोर्ड में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्यों रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? अब आपको समझ आ जाएगा। पहले दिन बताता तो नहीं समझ आता। अब मैं बोलूँ आर्टिकल ए, इंडिया मीनिंग, ठीक है, मीनिंग लिख दिया, और ये 3 ऐसे लिख दिया, स्टेट, यूटी, एटी, एक्वाटर्स। अब समझ आ जाएगा ना। आर्टिकल 2 में एक्सटर्नल लिख दिया, आर्टिकल 3 में इंटरनल लिख दिया, एंड एक्सटर्नल के आगे प्रोसेस लिख दिया, प्रोसेस के आगे संसद लिख दिया। अब आपको क्लिक करेगा, ऐसे नोट्स बनाने होंगे। तो जब फ्री टाइम है तब पूरा पढ़ो, और लास्ट टाइम है तो क्विक रिवीजन। ठीक, तो वैसे आप अपने शब्दों का उपयोग करके उसको बना सकते हो नोट्स। मतलब आपको समझ आना चाहिए, दूसरे समझ आए कि नहीं है।
वैसे ये बनाना चाहिए, करना चाहिए, ये शुरू से सिखाया गया, मैं भी पालन किया। मैं बोल रहा हूँ लास्ट टाइम में ना रिविजन नहीं कर पाया जाता, हर सब्जेक्ट पढ़ लो आखिरी दिन नहीं छुपाएगा, ठीक, कितने भी हीरो रहो नहीं कर पाएगा, कितना भी स्पीड से पढ़ो नहीं हो पाता कवर। उसके लिए क्या जरूरी होता है, एक ऐसी नोट्स होनी चाहिए, पता है देखो ये गुड़िया रानी जो बनाई है, जिसमें पूरा इंडियन जीएस कवर होना चाहिए। मैथ्स के लिए भी, जैसे मैं मैथ्स के लिए बोलता हूँ एक पैटर्न का एक क्वेश्चन, वो संभव है। ये सब छोटी किताबें क्या पढ़ने में भी तो आपको समय लग रहा है, नजर इधर से उधर हटने में भी तो समय लग रहा है, वो समय भी आपको बचाना होता है लास्ट टाइम रिविजन के लिए। तो जितना पढ़ोगे ना लास्ट, या तो मैं ही एक नोट्स बना के दे दूंगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में नोट्स बना दूंगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, नोट्स बना के दे दूंगा। जैसे भी यहाँ तक हुआ, कहाँ ये आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स तक एक नोट्स बनाते चलता हूँ, कर दूंगा, ठीक है, जिसमें क्या है लास्ट टाइम उसको पकड़े सब चीज क्लिक करेगा, क्यों कहानी तो पहले से पढ़ चुके हो ना। अब आर्टिकल 20(2) में मैं राजीव गांधी हत्या मामला लिख दूं, अब उसको पूरा ये इसमें 2 पेज में लिखा हुआ है, उतना लिखोगे पढ़ते ही रहोगे तो 20(2) में राजीव गांधी हत्या, अब कहानी सुनोगे तुरंत याद हो जाएगा। ये तरीका है लास्ट टाइम पढ़ने का, ठीक। तो फंडामेंटल राइट्स खत्म, और किसी कोई समस्या? मैं क्या बता लास्ट टाइम, अगर सीजीपीएससी सीजीवाकम के लिए पढ़ने जा रहे हो, मैं बोला पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कोर रिवीजन इतने दिन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स अभी, बाकी मत पढ़ना, नहीं हो नॉलेज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं संविधान को अभी पढ़ाने के लिए कितने साल बाद छोड़ रहा हूँ, कई साल बाद। वो जो घटना चक्र भी अभी मंगाया, उससे पहले कब बाबा जमाने से पढ़ा हूँ, 2019 पटवारी एग्जाम दे रहा था, उसी टाइम पढ़ा, उसके बाद 2 साल से छूटा हुआ था। लेकिन अभी जो EG 3 वाला जो एग्जाम हुआ लास्ट वाला, उसमें पॉलिटिकल क्वेश्चन थे, एक गलत हुआ, 4-5 पूछे थे, एक गलत हुआ, बाकी बन गया, ठीक है। वो बनने का कारण क्या, किसी चैप्टर्स को इतने बार पढ़ा था कि वो आज 2 साल 3 साल होने हो गए, लगभग 2019 के स्टार्टिंग में पढ़ा था, लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, फिर भी याद है। क्यों? पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना, ना मैंने पढ़ा ना आपको पढ़ना है, जो पूछा जाता है इस एग्जाम के लिए उसको पढ़ना है। जैसे यहाँ क्या क्या पूछा जाता है, एक पार्ट 3 जो अभी ये मौलिक अधिकार बताया ना, आप मत पढ़ो नागरिकता चल जाएगा, मत पढ़ो प्रियम्बल चल जाएगा, ठीक है, लेकिन पार्ट 3 पढ़ना होगा, ठीक। पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 को ऑप्शन में रख सकते हो, पार्ट 4 में, ठीक। पार्ट 3 पार्ट 4 इतने सारे 25 भाग हैं, 25 भाग में से पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 में राष्ट्रपति, ठीक है। एक पार्ट 6 भी है। अब पार्ट 6 को कैसे किया जाता है बता रहा हूँ। पार्ट 3 पढ़ लिए, पार्ट 4 पढ़ लिए, पार्ट 5 पढ़ लिए। जैसे वहां राष्ट्रपति सेम टू सेम क्या है, इधर राज्यपाल है, ठीक है, उसको राज्यपाल के बारे में वैसे ही पढ़ ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। जो चीज राष्ट्रपति को मिले वो चीज राज्यपाल को भी मिले होंगे, बस ये है अपवाद, बस देख लेना कहाँ पे राष्ट्रपति के पास जो पावर उसको राज्यपाल को नहीं मिले, जहाँ पे राज्यपाल के पास पावर है राष्ट्रपति को नहीं मिले, एक अपवाद पढ़ लो। बाकी पूरा ये पार्ट 6 कवर, इतना ही बस करना होगा अगर कम टाइम है और कम टाइम में पढ़ना है तो। बाकी मैं बताने कम तो पूरा ही है, इतने में हो जाता है। और अनुच्छेद याद कर लेना, आर्टिकल्स, ठीक है, इतने में कवर हो जाता है। अभी भी देखोगे वो उठाओगे तो पूरा वो लोकसभा, राज्यसभा, विधेयक, राष्ट्रपति, यही सब क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरा पार्ट 5 से पूछा था, ठीक है। तो पूरा चीज़ नहीं पढ़ना है, अगर मेरा पढ़ाने का काम तो पूरा ही रहेगा, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये तैयार करके जाना, ठीक है। ये वो पार्ट 3 का था। किसी कोई समस्या तो पूछिए, जितना अगर आता होगा उतना बता दूंगा। छोड़ो समस्या आपके इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। अब आपका काम क्या है, इतना पूरा याद करना, ठीक है। अभी मैं पार्ट 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, समझाता हूँ कि है क्या चीज़, उसके आर्टिकल्स याद करा देता हूँ, ठीक है, आर्टिकल्स याद कराता हूँ, फिर कल उसके बारे में डीप पढ़ेंगे, ठीक है।
अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया हुआ है किसमें, भाग 4 में। भाग 4 क्या है, डीपीएसपी बोला था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये डीपीएसपी है क्या, जब संविधान सभा बैठी थी, संविधान सभा बन रही थी, ठीक है, तो चाहते तो राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा करेगा, ये सभी कहीं ना कहीं अधिकार मिलने चाहिए थे नागरिकों को। तो ये सारे पॉइंट्स को भी मूल अधिकार में डाला जा रहा था, लेकिन फिर कुछ बुद्धिजीवी ने बोला ठीक है, रुको रुको रुको, वो बोला कि सब चीज मौलिक अधिकार में डाल दोगे और मौलिक अधिकार का हनन हुआ, सीधे के सीधे सब कहाँ पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उसको आपको प्रदान करना ही पड़ेगा, वो अधिकार आपको देना ही पड़ेगा कैसे भी। तो कुछ चीजों को पार्ट 4 में डालिए। पार्ट 4 क्या रहेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रहेंगे, नीति निर्देशक तत्व रहेंगे, मतलब राज्य को ये पालन करना चाहिए, करेगा ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो डिफरेंस यही है। पार्ट 3 न्याय, क्या बोलना चाहिए उसको हिंदी में, एनफोर्सेबल है, वाद योग्य। पार्ट 3 जो है वाद योग्य, मतलब वाद योग्य मतलब क्या, उसके लिए आप वाद विवाद कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। लेकिन पार्ट 4 में जो चीजें दी हैं, राज्य ऐसा करना चाहिए, राज्य ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, और ऐसा नहीं किया तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। वो राज्य ऐसा करेगा, बस ये दिया हुआ है, करना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। तो ये वाद योग्य नहीं है, पहला डिफरेंस समझ आए। उसमें मूल अधिकार है, मूल अधिकार जैसी चीजें यहाँ पे दी हुई, किसमें, डीपीएसपी में, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, एनफोर्स नहीं करा सकते आप उसको, ठीक है। अगर इसका हनन हुआ तो आप नहीं जा सकते कोर्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अनुच्छेद 41 में बोलता है, अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सत्ता पाने के अधिकार को प्राप्त करने को प्रभावी उपबंध करेगा, मतलब सबके लिए काम होना चाहिए। अगर ये मूल अधिकार में डाल देते ना, सब बेरोजगार क्या चल जाते हैं, भाई दो काम नहीं दे, पैसा देना। इसको डीपीएसपी में डाला गया, क्यों, उस टाइम देश गरीब था ना, उस टाइम तो अभी जस्ट सब लूट लाट के चले गए थे, कौन, ब्रिटेन। उस टाइम कुछ उनके पास संसाधन थे नहीं जो इनको भी वहां लागू किया जा सकता था। जितना क्षमता थी उतना मौलिक अधिकार में डाल दिया गया, जितना जरूरी था बेसिक, बाकी सबको डीपीएसपी में डाला गया है, ठीक है। इतना क्लियर, पहले ही समझ आए डीपीएसपी। अब लाइन से बताता हूँ आर्टिकल क्या दिया हुआ है। पहला आर्टिकल स्टार्ट होता है 36 से। 36 में राज्य शब्द का परिभाषा दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट मतलब क्या, 36 में क्या होता है, ये बोला कि राज्य शब्द की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में दी हुई, ठीक। भाग 4 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में दिया गया है। ये है राज्य की परिभाषा। तो ये बोला 12 और 36 दोनों दिया ऑप्शन में, स्टेट का डेफिनेशन दोनों लेना है, एक एक सिंगल में चुनना हो तो एक 12 ही लीजिएगा, ठीक। इतना क्या 37 में बोला कि नीति निर्देशक तत्वों के उपबंधों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। 37 में तीन बातें हैं, ठीक। 37 में 3 बातें हैं। आर्टिकल 36 क्या, डेफिनेशन, स्टेट का डेफिनेशन। आर्टिकल 37 में 3 चीजें हैं। पहला एनफोर्सेबल नहीं है, 37 में क्या बोला, 3, पहला एनफोर्सेबल नहीं है। डेफिनेशन 37, 3 चीजें। पहला एनफोर्सेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है। एनफोर्सेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं, मतलब इसका हनन हुआ सीधा कोर्ट नहीं जा सकते, मोटा, एनफोर्सेबल नहीं। दूसरा, फिर भी ये फंडामेंटल है, मतलब देश की शासन चलाने के लिए ये आधार है, मूल आधार है, ठीक है, बेसिक अधिकार है, समझ लो बेसिक, ये कम से कम तो ये रहना चाहिए, ये बोला गया फंडामेंटल। फिर भी शासन को चलाने के लिए कि ये क्या है, मूलभूत है, फंडामेंटल। इसके अंदर जो प्रोविजन दिए हुए हैं डीपीएसपी में, डीपीएसपी के आर्टिकल 37 में क्या बोला गया है कि जो डीपीएसपी के अंतर्गत जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो एनफोर्सेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है। जैसे काम पाने का अधिकार देगा, उपबंध करेगा, प्रोविजन करेगा, उपबंध मतलब होता है प्रोविजन करना, ठीक है, तो वो एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब उसके लिए आप कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, एनफोर्सेबल। पहला चीज समझा। आर्टिकल 37(2) क्या बोलता है, ये भले ही एनफोर्सेबल नहीं है लेकिन मूलभूत है, ठीक है। आर्टिकल 37(2) क्या बोलता है, मूलभूत है, फंडामेंटल है। जैसे काम पाने का अधिकार, सबको नौकरी को मिलना चाहिए, जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ काम सबके पास रहना चाहिए, ठीक, तो मूलभूत है, क्या मूलभूत है लेकिन एनफोर्सेबल नहीं। तीसरा, डीपीएसपी के प्रोविजंस को
मतलब डीपीएस के लिए जितने पॉइंट्स दिए हैं उसको लागू करने के लिए कुछ ना कुछ कानून बना के लागू कर सकती है या लागू करेगी। ठीक है, कानून बना के लागू किया जाता है सबको। ठीक है, कानून बना के लागू किया जाता है डीपीएसपी से प्रोविजन को। ठीक है, यह कर्तव्य की सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करें। ठीक है, कानून बना के लागू करें। ये क्या होता है? 36 डेफिनेशन 37 में 3 चीजें हैं, एनफोर्सेबल नहीं है, फंडामेंटल है, और डीपीएसपी के अंदर जो प्रोविजन है उसको कानून बना के लागू करें। जैसे आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड है, कॉमन सिविल कोड, सिविल क्या संहिता बोलते हैं, समान सिविल संहिता। समान सिविल तक संहिता क्या है? जैसे देखना, तलाक के लिए हिंदू धर्म में अलग प्रोविजन था, मुस्लिम धर्म में अलग प्रोविजन था, सबके लिए अलग। तो लगभग 90-95% सभी के लिए कॉमन सिविल कोड है, मतलब कानून आपके लिए भी बराबर, मेरे लिए भी, इनके लिए भी, सबके लिए भी। लेकिन यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग जाति के लोग मौजूद होने के कारण क्या कुछ नियम कानून अलग है। ठीक है, अपने अपने धर्म के अनुसार पालन करते हैं। ठीक, तो उसको लागू करने का काम क्या है, कर्तव्य है किसका? इंडिया का, भारत देश का, राज्य का। ठीक है, ये बोलता है 37 का पॉइंट 3। ठीक, अब आर्टिकल 38, अब आर्टिकल 38 जैसे बोलो लोगों का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, क्या कल्याण। तो कल्याण के लिए, ठीक है, लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, कल्याण के लिए क्या बनाएगा? हर काम सरकारी करे, ऐसा याद है। ठीक है, 38 लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए व्यवस्था बनाएगा। कल्याण 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 क्या? आप कल्याण। ठीक है, 38 याद है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 अलग है और 39A अलग है। 39 में 9 आ रहा है, 9 से न्याय याद कर लेना, न्याय। लेकिन ये न्याय 39 में नहीं है, 39A में है, समान न्याय का अधिकार है, समान न्याय। 39 कैपिटल ए जुड़ा है, मतलब बाद में जुड़ा होगा। ठीक है, 39 का 39A में क्या है? समान न्याय। ठीक है, इक्वल जस्टिस, सभी को इक्वल जस्टिस होगा और निःशुल्क विधि सहायता मिलेगी। जैसे कोई वकील अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो सरकारी वकील भी मिलता है, नहीं मिलता है? ठीक है, सरकारी वकील कर सकते हो। ठीक है, तो समान न्याय और निःशुल्क फ्री विधिक सहायता। ठीक है, फ्री विधिक सहायता। लेकिन ये 39 में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, A, B, C, D, E ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ बता रहा हूँ। जैसे देखो, पहला होता है पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो। पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो। आजीविका मतलब उसको घर चलाने के लिए जो पैसा है, ठीक है, जीविकोपार्जन जो रोजी रोटी का जरिए है, वो सभी को, स्त्री और पुरुष कोई भेदभाव नहीं, दोनों को बराबर रहना चाहिए। ठीक है, बोलता है भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, मतलब भौतिक संसाधनों जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं सभी के लिए वो बराबर नहीं, किसी को भी फेवर नहीं करना है। ठीक है, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, किसी के पास एकदम एक ही बुजुर्ग के पास भरपूर पैसा है ऐसा नहीं, सभी के पास बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। ये बोलते हैं पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। ये 39D बोलता है, 39B छोटा डी। ये सब कैपिटल में नहीं है, छोटे में, छोटे में मतलब पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 39A बोलता है कि पुरुष और स्त्री, आ रहा हूँ मैं फिर एक बार क्लिक करो। हंसता बीच में तो दांत ही बस दिखता क्या होता है? 39A स्त्री पुरुष दोनों के लिए क्या? समान काम करने के लिए तरीका, जीविकोपार्जन का तरीका है। ठीक है, 39B क्या? भौतिक संसाधनों का समान वितरण, मतलब सभी के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है सभी के लिए रहना चाहिए, कोई फेवर नहीं। तीसरा बोलता है आर्थिक विकेंद्रीकरण, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, सभी के पास पैसा बराबर, कोई एक पुरुष के लिए रहना चाहिए। ठीक है, 39D बोलता है पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, भेदभाव किया जाता है कई जगह, देखना पुरुष को ज़्यादा सैलरी। ठीक है, कई सारे सेक्टर में से हैं,
पुरुष को ज़्यादा सैलरी लेकिन महिलाओं को कम सैलरी, लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा है क्या? दोनों को बराबर पैसा। ठीक, मजदूरी भी लड़कियों को कम रहता है, सब कुछ रहता है क्या? ना मजदूरी, रोजी रोटी वाला जो मजदूरी रहता है रोजी, उसमें भी शायद महिलाओं का कम रहता है। तो 450 300 वही बोला वहाँ रहता है ना रोजी, काम में भी जो रोजी में आते हैं कम रहता है महिलाओं का पैसा। अब वो भले हो सकता है काम ना करके चुगली चबाती वही चालू कर दिए 300 150 ऐसा। लेकिन सरकारी नौकरी में भले चुगली चबाटी करे कुछ भी करे सबको बराबर। ठीक है, और एक 39E क्या है? बालकों हेतु कल्याणकारी कार्य, बालकों बच्चों में हेतु कुछ भी ऐसे वेलफेयर वाले काम करेंगे, ये क्या बोलते हैं 39। ठीक है, 39 में याद रखना न्याय, 9 से न्याय। 39A में सीधा न्याय वाला वर्ड किसमें? 39A में। लेकिन 39 जो है वो भी न्याय की बात करता है। कैसे न्याय? कहीं ना कहीं प्रकार के देखो न्याय है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जीविका और मतलब जो जीवन यापन करने का तरीका है वो न्याय है। ठीक है, बी क्या बोल रहा है? भौतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का सभी में डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन न्याय है। 39C बोल रहा है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब एक ही हमारे पास बस पैसा में करते हैं, कुछ ऐसा तरीका बनाए कि सबके पास पैसा पहुंचे। ठीक है, वो भी आर्थिक विकेंद्रीकरण न्याय है। 39D पुरुष स्त्री को समान कार्य के लिए, मतलब एक ही काम के लिए, जिसको रोजी रोटी वाले बोले वो भी वही काम कर रहे हैं, है ना, और पुरुष भी वही काम कर रहे हैं, तो दोनों को क्या होना चाहिए? समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, असमान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। काम बराबर है तो सैलरी भी बराबर हो। ठीक, तो ये भी एक प्रकार का न्याय है। और बालकों हेतु वेलफेयर कार्य, ठीक है, बच्चों हेतु वेलफेयर मतलब कल्याणकारी कार्य। तो 39 को याद रखना न्याय से। 36 से 51 है पार्ट 4 में। तो पहला तो डेफिनेशन का ही काम किया, तो याद रहेगा डेफिनेशन में क्या डेफिनेशन की जो आर्टिकल 12 में दिया है वही आर्टिकल 36 में दिया है। 37 में 3 चीजें हैं। अब वो डीपीएसपी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा है। कैसे इंट्रोडक्शन दे रहा है कि जो ये एनफोर्सेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। दूसरा क्या बोलता है? फंडामेंटल है, भले वाद योग्य नहीं है लेकिन फंडामेंटल है, मूलभूत है। फिर से एक बार दबा मेरे फेस पे दबा। ठीक है, वाद योग्य नहीं है लेकिन फिर भी मूलभूत है, फंडामेंटल है, देश को चलाने के लिए, देश के संचालन के लिए, देश को चलाने के लिए मूलभूत है। ठीक, और फिर लास्ट बोलते हैं डीपीएसपी कैसे नहीं होता उसके हम बाहर। ठीक है, क्या कानून बनाकर लागू करेगी, प्रोविजन डाल तो दे ये करना चाहिए। अब ये करना चाहिए तो ऐसा अचानक से करना चाहिए ऐसा नहीं, तो कानून बनाएगा उसके बाद करना चाहिए, कानून बनाएगा उसके बाद ये काम होगा। फिर 38 लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था 38 याद रहे, लोक कल्याण, कल्याण कोई बोला तुम्हारा कल्याण हो गया। ठीक है, 39 में न्याय से रखा, 39 और 39A, 39A जुड़ा गया है, ये भी 42 संविधान संशोधन में जुड़ा गया शायद मिलेगा। 39A कैपिटल ए मतलब बाद में जुड़ा गया। ये समान न्याय की बात की जाती है, इक्वल जस्टिस के बारे में, और फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता 39A। और खाली 39 वो भी न्याय की बात करता है लेकिन कैसे न्याय, उसके अंदर और 5 पॉइंट है। स्त्री पुरुष के लिए दोनों के लिए सेम काम करने का तरीका। ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज का समान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, फिर दोनों काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और बालकों के लिए बच्चों के लिए काम। इतना क्लियर। आर्टिकल 40 ये देखो 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की जाती है। तो मैं जब पंचायती राज बता रहा था तो वापस बार बार बोल रहा था कि भाई डीपीएसपी में आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40। ठीक है, ये बात करता है आर्टिकल 40। क्लियर, ग्राम पंचायतों का गठन की बात करते हैं आर्टिकल 40। अब आर्टिकल 41 क्या है? ग्राम पंचायत का गठन, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। 41 में क्या, 41 को कैसे रखना? लास्ट के एक डिजिट से याद रखना। कैसे? आपके पास कम से कम एक काम रहना चाहिए, एक काम रहना चाहिए, एक तो जॉब रहना चाहिए। ठीक है, फिर इसी बस याद रखना, एक काम रहना चाहिए, एक डिग्री रहना चाहिए, एक काम रहना चाहिए, एक डिग्री रहना चाहिए, कुछ भी पढ़े हो ग्रेजुएशन का डिग्री, ऐसा रहना। डिग्री मतलब शिक्षा। तो आर्टिकल 41 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 41 के अनुसार राज्य कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। काम मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए,
ठीक है, बाकी वो प्रोविजन याद रखना है क्या, एक काम मिलना चाहिए, एक डिग्री मिलना चाहिए, काम और शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रोविजंस करेगा सरकार, ठीक है, प्रावधान करेगा कौन, राज्य, ठीक है, इतना क्लियर। अब काम मिल गया 41 में, ठीक है, 41 में एक कम से कम काम रहना चाहिए, एक कम से कम क्या रहना चाहिए, डिग्री हो गया ना, और कहाँ कितने काम बाकी, ये आ रहा है नहीं आ रहा इसमें, 42। अब हो गया, जैसे देखो लोगों को कुछ दे दो फिर और ऐसा रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, किसी को उंगली पकड़ाओ तो हाथ की ठीक है, जो भी पकड़ जैसे उंगली पकड़ाओ सर पे चढ़ गया बोलते हैं, तो वैसे अब एक काम मिल गया, अब और लोगों को क्या चाहिए उसके बाद, एक 41 में काम तो मिल गया, 42 में भाई अब अच्छा वातावरण रहना चाहिए, एकदम एसी कूलर रहना चाहिए ऐसा। तो आर्टिकल 42 क्या होता है, 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रदान करेगा, ठीक है, तो प्रसूति सहायता में जो गर्भवती हैं उनका डिलीवरी के लिए व्यवस्था करेगा। और काम मिल गया, अब कैसा चाहिए, न्यायोचित ढंग का और एकदम बढ़िया मानवोचित दशाएं रहनी चाहिए, ठीक है, अच्छा कंडीशन रहना चाहिए, ऐसा है बढ़िया एसी कूलर हो गया ना, अच्छा दशाएं हो गया कि नहीं, प्रॉपर इन्वायरमेंट, दशाएं मतलब इन्वायरमेंट, और कैसा अच्छा इन्वायरमेंट, मानवोचित, मानव के लिए जो उचित हो ऐसी दशाएं, ठीक है, ऐसा नहीं कि वहीं सब गुट करवा था, ठीक है, वहीं कोई बढ़ जा रहा है एक रूम में वहीं, तो ऐसा नहीं, ऐसी दशाएं नहीं, सब बढ़िया कैसी दशाएं, मानवोचित दशाएं। तो अभी क्या बोला, एक काम मिल गया, अब काम के बाद भाई न्यायोचित, ठीक है, न्यायोचित ये न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रदान करेगा, कौन बोलते हैं, आर्टिकल 42, ठीक, इतना क्लियर, एक नजर डालो क्या है देखो,